ये प्रिजनर बार बार कंप्लेन कर रहा था कि जेल के खाने की क्वालिटी बहुत ख़राब है। उसने कई दिन ये बात बोलकर अपने खाने के आधे से ज़्यादा पोर्शन को नहीं खाया। इसकी वजह से ही लॉस्ट 16 kgs इन अ फ्यू मंथ्स। पर इस आदमी को जेल के खाने से प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपना वेट लूज कर रहा था ताकि वो जेल सेल के ऊपर एक छोटी सी सीलिंग में फिट हो पाए और यहाँ से भाग पाए। ही सक्सीडेड। वो अपने एस्केप में कामयाब हो गया। इट्स अ ग्रेट प्रिजन ब्रेक स्टोरी। हु डजंट लव इट जब हीरो एक इनोवेटिव तरीके से जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। पर यह आदमी इस स्टोरी का हीरो नहीं है। Crazed sex killer responsible for the brutal murders of perhaps dozens of young women all across the West. He's a psychopath and I think that he will murder another girl. He was a mass murderer, a rapist, a sick necrophiliac, a monster जिसने एटलीस्ट 40 यंग वुमेन एंड गर्ल्स का मर्डर एंड रेप किया था और जो यहाँ से भागकर और मर्डर्स करने वाला था। He was the most wanted man in America. 1974 अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स अचानक से ही गायब होने लगी थी। फर्स्ट वन टू गो मिसिंग वाज 21 ईयर ओल्ड लिंडा एन हीली। She was last seen here Thursday evening about 12 o'clock. लिंडा अपने 4 फ्रेंड्स के साथ इस घर में रहती थी। 1 फरवरी की सुबह जब उसके रूम में अलार्म बंद नहीं हुआ तो उसके फ्रेंड्स ने रूम में जाके चेक किया एंड देखा कि लिंडा रूम में है ही नहीं। इट वॉज लाइक शी हैड वैनिश्ड। पुलिस ने जब लिंडा के रूम को सर्च किया तो देखा कि रूम में कई जगह ब्लड स्टेन्स थे। लिंडा के बेड पर, उसकी अलमारी में, उसके कपड़ों पर। लिंडा वॉज किडनैप्ड फ्रॉम हर ओन रूम। अब तक वॉशिंगटन स्टेट को और इसके यूनिवर्सिटी एरियाज को फीमेल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सेफ जाना जाता था, बट ये बदलने वाला था। लिंडा एन हीली वॉज जस्ट द स्टार्ट। मार्च 12 डोना मैनसन एज 19 अपने कॉलेज में एक कॉन्सर्ट जाते वक्त गायब हो गई। अप्रैल 17 सुजन रैनकोर्ट एज 18 वेंट मिसिंग फ्रॉम हर कॉलेज आफ्टर अटेंडिंग अ मीटिंग। May 6th, Roberta Parks, age 22, vanished from Oregon State University. June 1, Brenda Ball, age 22, disappeared from a parking lot. June 11th, Georgian Hawkins, age 18, disappeared from an alley behind her sorority house. Police believe she went along this route and then somewhere she disappeared. Interestingly, ये सिर्फ कुछ ही ब्लॉक्स दूर था from Linda and Healy's house. Missing female college students का नंबर बढ़ता जा रहा था और उनके गायब होने के बीच के दिन कम होते जा रहे थे। लेटेस्ट 2 मिसिंग केसेस के बीच का वक्त सिर्फ 10 दिन था। जनरली यूएस में पुलिस मिसिंग गर्ल्स के केसेस को बहुत जल्द सीरियसली नहीं लेती है क्योंकि एक ओपन सोसाइटी होने की वजह से यंग गर्ल्स एंड वुमेन अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर चली जाती हैं, कई बार अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बिना इन्फॉर्म किए। पुलिस इन्हें रनअवेज का नाम देती है। पुलिस वजह ढूंढती है इनके डिसअपीयर हो जाने की, जैसे फैमिली से झगड़ा, बड़े शहर में जाने का सपना या फिर अबॉर्शन जैसे कुछ रीजंस। पर इस बार पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी। इस बार मिसिंग वुमेन रिस्पॉन्सिबल कॉलेज स्टूडेंट्स थीं जिनकी अपनी फैमिली से अच्छे रिलेशंस थे। वो अपने सोशल सर्कल्स में काफ़ी एक्टिव थे और पुलिस डिटेक्टिव्स को इनके गायब होने में एक पैटर्न नजर आ रहा था। ये सभी कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वाइट एंड गुड लुकिंग इन अ ट्रेडिशनल सेंस। मोस्ट हैड ब्राउन स्ट्रेट हेयर पार्टेड इन द मिडिल। इनके मिसिंग होने के वक्त इनके आसपास एक आदमी देखा गया था जिसके हाथ में कास्ट या स्लिंग था, जैसे वो इंजर्ड हो। ये एक रूमर भी हो सकता था, पर इस आदमी को मल्टीपल केसेस में देखा गया था। पुलिस का काम ज़्यादा टफ इसलिए भी हो गया था क्योंकि इन 6 मिसिंग वुमेन के केसेस में पुलिस को कोई एविडेंस, कोई विटनेस नहीं मिला था। ये क्रिमिनल बहुत ही स्मार्ट और शातिर था, बट वेयर एग्जैक्टली वर दिस मिसिंग वुमेन? और ये क्रिमिनल इनके साथ क्या कर रहा था? एक क्लू था जिसको पुलिस अभी इन मिसिंग स्टूडेंट्स केसेस से कनेक्ट नहीं कर पाई थी। लिंडा एंड हीली के मिसिंग होने के 3 हफ्ते पहले जनवरी 4 को यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ सियाटल के एक स्टूडेंट होम में कैरन स्पार्क्स एज 18 वॉज स्लीपिंग जब एक आदमी उसके रूम में घुस गया। ही ब्रूटली अटैक्ड हर एंड सेक्सुअली असॉल्टेड हर विद अ बेड लॉग। कैरन वेंट इनटू अ कोमा। शी सर्वाइव्ड बट उसे परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया। दिस हाउस वाज जस्ट मिनट्स अवे फ्रॉम लिंडा एंड हीलीज हाउस। ये क्राइम दिखाता था कि ये क्रिमिनल कितना सिक एंड डेंजरस है। ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ और मिसिंग वुमेन के साथ शायद उसने ऐसा ही कुछ विशियस वायलेंस किया हो। फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स को अपनी सेफ्टी को लेकर जो इल्यूजन था वो अब टूट चुका था। जॉर्जियन हॉकिंस के अटैक के बाद सभी फीमेल स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए थे। इट वॉज लाइक नो वन वॉज सेफ। पुलिस बहुत तलाश के बाद भी इन मिसिंग वुमेन के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई थी। वो वेट कर रहे थे कि शायद ये आदमी अपने नेक्स्ट अबडक्शन में कोई गलती करे। Police needed some luck, and they were relying on the bad luck of young women of the state. It was like thousands of women were baits to catch this man. July 14th, Lake Sammamish State Park. On a hot sunny day in Seattle,
हजारों लोग लेक सैमामिश स्टेट पार्क में पिकनिक मना रहे थे। इनके बीच एक मॉन्स्टर हंट करने आया था। बहुत से आई विटनेस के मुताबिक एक आदमी कई लड़कियों को अप्रोच कर रहा था, आस्किंग फॉर हेल्प विद समथिंग। फाइनली ही अप्रोच्ड जेनिस ओट, एज 23. दिस मैन वाज अ वाइट मेल इन हिज 20s एंड हिज लेफ्ट आर्म वाज बैंडेज्ड इन अ स्लिंग। उसने जेनिस से बोला कि उसे अपनी कार से सेलबोट अनलोड करनी है। क्या जेनिस उसकी हेल्प करेगी? जेनिस वाज हेसिटेंट, पर वो उसकी मदद करने इस आदमी के साथ चली गई। जेनिस ओट was never seen alive again. But this man was not done for the day. 4 घंटे बाद वो लेक सैमामिश स्टेट पार्क में वापस आया। इस बार उसने डेनीज नैजलैंड, एज 18, को अप्रोच किया। सेम मेथड, नीड्स हेल्प विद सेलबोट अनलोडिंग फ्रॉम इट्स कार। डेनीज उसकी मदद करने गई एंड she vanished forever. But with the disappearance of the Ott and the Naslin girls on the same day from the same state park came the first indications that a male subject was involved. There were 40,000 people out here on that day, and some of them recall that Janice Ott had been asked by a good-looking young man wearing an arm cast to help her load his sailboat on the car in the parking lot beyond. The whole state was shocked. एक दिन में एक crowded public place से 2 young women kidnap हो जाती हैं। This was unbelievable. Authorities दोनों मिसिंग वुमेन की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ती। But this unknown abductor, वो उनसे एक कदम आगे ही रहता है। इस बार फिर वो कोई फिजिकल एविडेंस नहीं छोड़ता, पर पुलिस के पास इस बार विटनेस थे जिन्होंने पुलिस को उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया। They made a sketch. इस आदमी के बोलने का एक डिस्टिंक्टिव एक्सेंट था, ऑलमोस्ट ब्रिटिश साउंडिंग। पुलिस को यह भी पता चलता है कि वो जेनिस ओट को किस कार में ले गया था। एक लाइट ब्राउन Volkswagen Beetle, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों ने उसे जेनिस को अपना नाम बताते हुए सुना था, टेड। September 1969. Liz Candle was freshly divorced and had a young daughter. एक रात यूनिवर्सिटी बार में she got intrigued by a well-dressed, sandy-haired man. Liz उस आदमी की टेबल की तरफ गई और दोनों ने बात करना स्टार्ट किया। उसने नोटिस किया कि उसके बोलने का एक ऑड एक्सेंट था, ऑलमोस्ट ब्रिटिश। His name was Ted Bundy. बहुत जल्द लिज और टेड डेट करने लगते हैं। टेड वॉज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट मैन, अ साइकोलॉजी स्टूडेंट जो लॉयर बनना चाहता था। ही वॉज चार्मिंग एंड हैंडसम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही वॉज क्वाइट गुड विद लिज's डॉटर मॉली। टेड एंड लिज जल्दी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। टेड के साथ शुरुआत के कुछ साल लिज के लिए काफ़ी अच्छे थे। लिज की फैमिली को भी टेड काफ़ी पसंद था। जो भी टेड से मिलता था वो उससे इम्प्रेस हो जाता था। फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, उसके बॉसेस, एवरीवन वॉज चार्म्ड बाय हिम। टेड वॉज एन एस्पायरिंग लॉयर एंड वो पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहता था। वो रिपब्लिकन पार्टी का मेंबर भी था और वो वाशिंगटन के गवर्नर की कैंपेन में भी काम करता था। He even wrote a few speeches for him. It looked like he was rising fast. टेड ने ये भी कहा कि एक दिन वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, पर ऐसे कई मौके आते थे जब टेड बहुत स्ट्रेंज बिहेव करता था। He had a habit of stealing things. लिज ने ये नोटिस किया, बट टेड ने इसको इग्नोर कर दिया। At the end of 1973, टेड ने लिज और उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी कम कर दिया था, इवन दो वो दोनों अभी भी एक सीरियस रिलेशनशिप में थे। टेड कई दिनों के लिए लिज की लाइफ से गायब हो जाता था और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। लिज को लगा कि शायद टेड उस पर चीट कर रहा है, पर फिर टेड उसकी लाइफ में वापस आ जाता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टेड का बिहेवियर भी अजीब हो रहा था। एक बार लिज और टेड रिवर राफ्टिंग के लिए गए। टेड ने लिज को विदाउट वार्निंग रिवर में पुश कर दिया, उसका सर पानी के नीचे डुबो दिया। लिज कोल्ड वाटर में ब्रेथलेस हो गई एंड टेड जस्ट लाफ्ड, सैडिस्टिकली लाफ्ड। लिज ने मिसिंग वुमेन के बारे में न्यूज़ देखी थी। शी वॉज वरीड कि उसके शहर से यंग वुमेन किडनैप हो रही थी, बट शी गॉट मोर वरीड जब उसने लेक सैमामिश किडनैपिंग्स के बाद सस्पेक्ट का स्केच देखा। उसे स्केच देखकर लगा कि द पर्सन इन द स्केच लुक्स लाइक हर टेड। सस्पेक्ट का नाम भी टेड था एंड वो टेड बंडी की तरह लाइट ब्राउन Volkswagen Beetle ड्राइव करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे पता चला कि जॉर्जन हॉकिंस की किडनैपिंग के वक्त क्रचेस के साथ एक आदमी को उसके आसपास देखा गया था और लिज ने एक बार टेड के रूम में क्रचेस देखे थे। उसने टेड को लेकर अपना सस्पिशन एक फ्रेंड से शेयर किया, बट शी स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गोइंग टू द पुलिस। इन द मिडल ऑफ 1974 टू स्टडी लॉ, टेड वेंट टू यूटा। 5 days after he left for Utah, the bodies of Denise Naslund and Janice Ott, who were kidnapped from Lake Sammamish State Park, were discovered lying on a hillside, not more than 10 miles southeast of Lake Sammamish State Park. उनकी बॉडीज के साथ एक थर्ड सेट ऑफ बोन्स भी मिले जिनकी कई सालों तक पहचान नहीं हो पाई। सभी का इंक्लूडिंग पुलिस का वर्स्ट फियर सच हो गया था। These missing girls were being brutally raped and killed. One thing, since the publication of the description of the man called Ted, there have been no further disappearances from this area. And with Ted gone,
द abductions of the young woman stopped in Washington. और उसकी यूटा पहुंचने के 1 महीने बाद women started disappearing in Utah. First one to disappear was 16-year-old Nancy Wilcox, a cheerleader. फिर 2 हफ्ते बाद Melissa Smith, age 17. Her dark brown hair parted in the middle. She was also the daughter of Midvale Chief of Police, Louis Smith. Melissa left her father on the night of October 18, 1974 to meet a friend at this Midvale restaurant. They talked for a while and then Melissa left. She said for home, but she never got there. 9 days later, Melissa's body was found in Summit County. She had been beaten and strangled with a nylon stocking. उसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हुई थी। उसे सर पर कई बार बहुत बेरहमी से मारा गया था। जो डर वॉशिंगटन में था, अब वो यूटा में आ चुका था। I want to know that the young girls are safe on the street. I don't want another parent to go through what my wife and I went through. अगर एक पुलिस चीफ की बेटी सेफ नहीं थी, तो फिर कोई भी यंग लड़की इस स्टेट में सेफ नहीं थी। 2 weeks later, one more disappearance. November 8, 1974. 18-year-old Carol Durange जब मरे यूटा में एक शॉपिंग मॉल के लिए निकली, तब उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आज वो एक सीरियल किलर की किलिंग स्प्री को रोकने की शुरुआत करने जा रही थी। शॉपिंग मॉल में कैरल को एक आदमी ने अप्रोच किया। उसने अपना नाम पुलिस ऑफिसर रोजलैंड बताया। उसने कहा कि मॉल की पार्किंग में कैरल की कमेरो कार में किसी ने ब्रेक इन करने की कोशिश की। पुलिस ने चोरी करने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया है। क्या कैरल उसके साथ चलकर चेक कर सकती है कि कार से कुछ चोरी तो नहीं हुआ है? कैरल इस ऑफिसर रोजलैंड के साथ पार्किंग लॉट चली गई। कैरल ने कार को बाहर से देखकर कहा कि उसकी कार में सब कुछ ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं है। पर ऑफिसर रोजलैंड ने इंसिस्ट किया कि कैरल को पैसेंजर डोर खोलकर चेक करना चाहिए। कैरल ने कहा इसकी जरूरत नहीं है। अपने आप को ऑफिसर रोजलैंड कहने वाला यह आदमी कैरल की कार में एंटर होने का वेट कर रहा था ताकि वो पीछे से कैरल के सर को हिट कर सके। पर जब कैरल ने डोर खोलने से ही मना कर दिया तो उसने प्लान को इम्प्रोवाइज कर दिया। उसने बोला कि सस्पेक्ट पुलिस स्टेशन में है एंड कैरल को उसके साथ चलकर कंप्लेन लिखना पड़ेगी। कैरल एक यंग लड़की थी जो अथॉरिटी फिगर्स की रिस्पेक्ट करती थी, तो वो ऑफिसर बने इस आदमी के साथ जाने को रेडी हो गई। पर कैरल ने ऑफिसर का आइडेंटिफिकेशन देखने को कहा। ऑफिसर ने एक कॉन्डेसेंडिंग लाफ के साथ क्विकली एक बैज दिखाया और वापस अपने पॉकेट में रख लिया। कैरल बहुत नजदीक से उसका बैज नहीं देख पाई थी, पर वो एक पुलिस ऑफिसर से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी। कैरल इस ऑफिसर की कार में चली गई, लाइट ब्राउन वॉक्सवैगन बीटल। कैरल को कार में एंटर होते साथ ही अल्कोहल की स्मेल आई। उससे ऑफिसर बने इस आदमी पर शक होने लगा। वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर जाकर उसने कार के अचानक ब्रेक्स मार दिए एंड एक रिवॉल्वर कैरल पर पॉइंट कर दी। वो उसके हाथ में हैंडकफ्स लगाने लगा। कैरल डरी हुई थी, पर उसने फाइट बैक किया और इस आदमी से लड़ने लगी। कंफ्यूजन में इस आदमी ने हैंडकफ्स के दोनों साइड कैरल के हाथ में लगा दिए। कैरल नोटिस किया कि वो भाग सकती है। शी ओपन द कार डोर एंड रैन बिहाइंड। ये आदमी क्रोबार लेकर कैरल के पीछे आया, उसे मारने की कोशिश की, पर कैरल सामने आते हुए कार को रोककर उसमें चढ़ गई और उसने कार में बैठे हुए कपल को जल्दी पुलिस स्टेशन चलने को कहा। कैरल डुरांज was the first one to survive Ted Bundy. Theodore Robert Bundy was born on November 24th, 1946. His biological father was a sailor and वो टेड और उसकी मदर लुइस की लाइफ से पहले ही चला गया था। टेड was born out of wedlock. Ted took his last name from his stepfather. According to most accounts, Ted had a happy childhood, but he showed some problems as a kid. उसने कई बार लोगों को पूल में ड्रोन करने की कोशिश की। This was then considered a playful joke. On some occasions, वो एनिमल्स की तरफ भी वायलेंट था। उसे आदत थी पेटी थेफ्ट्स करने की, and by many accounts, Ted never felt any guilt. But Bundy had deeper problems, especially related to women and sex. In later years, he blamed violent porn for his sick mind. It's not confirmed, but कई ऑथर्स के मुताबिक टेड बंडी के यंग डेज में उसके आसपास स्ट्रेंज डिसअपीयरेंसेस एंड मर्डर्स हुए थे। क्या टेड बंडी का इनसे कोई कनेक्शन था? शायद ये कभी पता नहीं चल पाएगा। When it came to women, they always found him attractive, even in high school, but he still was underconfident. टेड बंडी की एक गर्लफ्रेंड थी यूनिवर्सिटी में, डायन। डायन was beautiful, polished, and from a well-to-do family, but डायन टेड के फॉलोइंग ग्रेड्स और उसके करियर में कोई एम्बिशन ना होने की वजह से टेड के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रही। उसने टेड से ब्रेकअप कर लिया। टेड was devastated, humiliated, and angry, but he decided to change his personality. With time, he gained confidence, became manipulative, career oriented, but वो अपनी इस पहली गर्लफ्रेंड को कभी नहीं भूला। शायद ये कोइंसिडेंस नहीं है कि टेड के बहुत से विक्टिम्स उसकी इस पहली गर्लफ्रेंड की तरह ही दिखते थे। टेड का सिक माइंड और सिक होता चला गया। He was a peeping Tom, जो लड़कियों को घर में चोरी छुपे उन्हें देखता था, पर उसकी यह आदत अब वायलेंस में बदलने वाली थी। He was going to become the most sadistic serial killer
in American history. Carol Durange was the first one to survive Ted Bundy. Ted Bundy was furious. पहली बार उसका शिकार उसके हाथ से निकल गया था, but he was a monster on a hunt. फेल किडनैपिंग के कुछ ही घंटे बाद टेड बंडी एक हाई स्कूल प्ले में पहुंचा and started looking for his next hunt. He talked to a few women, पर वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया. फाइनली स्कूल के पार्किंग लॉट में उसका शिकार बनी 17-year-old high school student Deborah Kent. Debbie was attending a play with her family at Viewmont High School on the night of November 8, 1974. She left the play early to pick up her brother at an ice rink. Debbie never got to her car. Bundy was getting out of control. उसने यूटा में एक मंथ के अंदर एटलीस्ट 4 नोन मर्डर्स किए थे एंड ऐसे बहुत से केसेस थे जिनके बारे में पुलिस को कभी पता ही नहीं चला. वॉशिंगटन एंड यूटा मर्डर्स में काफी सिमिलैरिटी थी, पर उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन शेयरिंग उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती थी. फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी भी बहुत मॉडर्न नहीं थी. क्राइम रिकॉर्ड्स उतने सिस्टमैटिक नहीं थे. टेड बंडी के पहले सीरियल किलर वर्ड का यूज भी नहीं किया जाता था, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट्स ने ये सोचा ही नहीं कि वॉशिंगटन स्टेट का किलर अब यूटा में आके सिमिलर मर्डर्स कर रहा है. पर एक इंसान ने इन मर्डर्स को कनेक्ट कर लिया था. Elizabeth Kendall was Bundy's lover for nearly 7 years. For 4 of those years, Kendall suspected he could be the killer Washington state investigators were looking for. In my own mind, there were similarities or coincidences that seemed to tie him in, but yet when I would think about our day-to-day relationship, there was nothing there that would lead me to think that he was a violent man. लिज ने अपनी जिस फ्रेंड से टेड बंडी के बारे में अपना सस्पिशन शेयर किया था, वो अपनी फैमिली से मिलने यूटा गई थी. उसने यूटा से वापस आकर लिज को बताया कि सिमिलर केसेस ऑफ मिसिंग गर्ल्स आर हैपनिंग इन यूटा एंड एक लड़की फेल किडनैपिंग की सर्वाइवर भी है. लिज ने इसके बारे में पता लगाया एंड कैरल डिरॉन्ज का स्टेटमेंट देखा. द किडनैपर यूज्ड अ लाइट ब्राउन वॉक्सवैगन बीटल जस्ट लाइक टेड बंडी. वॉशिंगटन में मर्डर्स बंद हो चुके थे टेड बंडी के यूटा जाते साथ ही, एंड मर्डर्स स्टार्टेड हैपनिंग इन यूटा जैसे ही बंडी यूटा पहुंचा. ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था. लिज ने टेड के बारे में फाइनली वॉशिंगटन पुलिस को कॉल किया. उसे पता चला कि टेड बंडी पहले से ही एक सस्पेक्ट है. उसके बारे में टेड के प्रोफेसर ने कंप्लेन की थी. प्रोफेसर को सस्पेक्ट का स्केच देखकर लगा कि ये बंडी की तरह ही दिखता है एंड ऑफ कोर्स द सिमिलर का. पुलिस ने लिज को भरोसा दिलाया कि वो टेड बंडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पर टेड की तरह पुलिस 100 से ज्यादा सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी. A special 11-man task force was set up by King County to handle the case, and to date that group has investigated nearly 2,800 possible Ted suspects. लेक सैमिश में हुई किडनैपिंग्स के बाद उन्हें कई सारे टेड को लेकर कंप्लेंट्स आई थी. इनफैक्ट टेड बंडी को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे. We've been investigating him as we have many others. I'd like to emphasize that because he is not the one suspect. क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल एंड वाइट लॉ स्टूडेंट था, एक ऐसा एजुकेटेड आदमी जो स्टेट के गवर्नर के लिए काम भी कर चुका था. क्या वो सचमुच अपने फ्री टाइम में एक सिक मर्डरर एंड रेपिस्ट हो सकता था? नेक्स्ट 6 मंथ्स में टेड बंडी ने बहुत सी यंग गर्ल्स एंड वुमेन को अपना शिकार बनाया, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ कोलोराडो एंड आइडाहो में भी. 1974 की शुरुआत से अगस्त 15, 1975 तक टेड बंडी एटलीस्ट 22 मर्डर्स के लिए जिम्मेदार था एंड दीज आर ओनली द नोन केसेस. बहुत से हिचहाइकर्स एंड रनअवेज के बारे में तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा जिनको टेड बंडी ने अपना शिकार बनाया था. 16 अगस्त रात 2:30 बजे फाइनली टेड बंडी का असली चेहरा पब्लिक के सामने आने वाला था. टेड बंडी अपने नए शिकार की तलाश में यूटा के एक पॉश इलाके में अपनी कार में बैठकर इंतजार कर रहा था. सार्जेंट बॉब हेवर्ट ने इस कार को देखा और उन्हें कुछ सस्पिशियस लगा बिकॉज वो इसी स्ट्रीट पर रहते थे और वो जानते थे कि ये कार इस एरिया की नहीं है. बंडी पुलिस कार देखकर घबरा गया और उसने बिना अपनी कार की लाइट्स ऑन किए कार को भगाना शुरू कर दिया. अ कार चेज फॉलोड. फाइनली बंडी को रोकना पड़ा. इस वक्त पुलिस बैकअप भी आ चुका था. बंडी की कार को सर्च करने पर देखा गया कि उसने पैसेंजर सीट को हटाया हुआ है, विच इटसेल्फ वाज सस्पिशियस. बंडी इसी तरह अपनी विक्टिम्स को किडनैप करता था और उनका कार में ही रेप करता था. When he was arrested, police found a brown gym bag in his car containing this evidence. उसमें हैंडकफ्स, स्की मास्क, पैंटीहोज विद आई एंड नोज कट आउट, एन आइस ब्रेक, रोप एंड गार्बेज बैग्स मिले. पुलिस को जिस आदमी की तलाश थी वो उन्हें मिल गया था. उन्हें जल्दी टेड को बाकी मर्डर्स से कनेक्ट कर लिया. उसके घर से कोलोराडो के स्की टाउन के ब्रोशर्स भी मिले. उसमें वो रिजॉर्ट मार्क था जहां से नर्स कैरन कैम्बल गायब हुई थी. Bundy is accused of murdering this 23-year-old woman, Karen Campbell of Dearborn, Michigan. She came to Aspen to ski in early 1975, disappeared from her hotel, and a month later was found beaten and strangled to death. बंडी के क्रेडिट कार्ड की रिसिप्ट से पता चला बंडी ने ऐसी कई जगह से पेट्रोल भरवाया हुआ था
जिसके आसपास से लड़कियां गायब हुई थी या उनका मर्डर हुआ था। इससे पता चलता था कि टेड बंडी बाकी डिसअपीयरेंस के वक्त भी उन लड़कियों के आसपास ही था। 5 स्टेट की पुलिस अब 30+ मर्डर्स एंड डिसअपीयरेंसेस में टेड को सस्पेक्ट मान रही थी, पर उन्हें कंफर्मेशन चाहिए था क्योंकि अभी भी उनके पास सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही था। उन्हें कई लड़कियों की बॉडीज सुनसान इलाकों में मिलती जा रही थी। Skeletal remains of 4 other women, Healy, Rancourt, Parks, and Ball, were found on Taylor Mountain near Issaquah. पर ये इतनी डिकम्पोज हालत में थी कि इनसे कुछ भी फिजिकल एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल था। पर टेड बंडी के ऊपर एक केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अटेम्प्टेड किडनैपिंग। इसलिए टेड बंडी को एक पुलिस लाइनअप के लिए बुलाया गया ताकि 3 विटनेसेस उसे आइडेंटिफाई कर सकें। टेड बंडी ने एक आखिरी चाल चली। क्राइम करते वक्त उसके बाल बड़े हुए थे, ऑलमोस्ट अ बुशी हेयर स्टाइल। पर लाइनअप के एक दिन पहले टेड ने अपने बाल काफ़ी छोटे कट कर लिए थे ताकि उसको लाइनअप में आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाए। बट दिस डिडंट वर्क। तीनों विटनेसेस ने लाइनअप में पहचान लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैरल डिरॉन्च, क्योंकि उसने ही टेड बंडी को क्राइम करते हुए देखा था। बंडी पे सबसे पहले यूटा में किडनैपिंग का केस चला क्योंकि यूटा में हुए बाकी मर्डर्स में बंडी के खिलाफ एविडेंस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कैरल डिरॉन्च की गवाही की वजह से उसे 15 साल की सजा हो गई। Convicted kidnapper Theodore Bundy is on his way to Aspen, Colorado, where he will stand trial for first-degree murder. अब उसे कैरन कैम्बल के मर्डर केस के लिए कोलोराडो स्टेट एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। इस केस को बंडी ने खुद लड़ने का डिसीजन लिया। ही वॉज हिज ओन अटॉर्नी। इस वजह से जज ने उसे परमिशन दे दी कि वो बिना हैंडकफ्स और लेग शेकल्स के बिना कोर्ट हाउस में घूम सकता है। ट्रायल में रिसर्च के दौरान बंडी ने अपने केस की रिसर्च के लिए कोर्ट हाउस की लाइब्रेरी को यूज़ करने का रिक्वेस्ट किया। यहाँ एक बुक केस के पीछे एक विंडो थी। बुक केस की वजह से गार्ड्स उसे नहीं देख पा रहे थे। बंडी टुक हिज चांस एंड जंप फ्रॉम द सेकंड स्टोरी और वो एस्पेन माउंटेन्स की तरफ भाग गया। He escaped clean in an unknown direction. Ted Bundy, the serial killer, the mass murderer, the monster, had escaped. उसकी मर्डर स्प्री अभी खत्म नहीं हुई थी। वो आगे और भी ब्रूटल मर्डर्स करने वाला था। ऑलराइट, हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज करेंगे as soon as we hit 2000 सब्सक्राइबर्स। तो अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Coming up in the next episode, Ted Bundy will become the most wanted man in America. और उसके हाथों अभी और brutal murders होने वाले थे। Fighting co-eds at Florida State University in Tallahassee walked a class in groups today while detectives tried to track a man who slipped into a sorority house early yesterday and murdered 2 women. क्या FBI and पुलिस बंडी को रोक पाएंगे और एग्जैक्टली कितने मर्डर्स के लिए टेड बंडी जिम्मेदार था?